हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज है हमारा फोर्थ पार्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जहां पर हम दो पीस करने वाले हैं। प्रोडक्ट मिक्स ऑलरेडी हमने कर लिया था, आज हम प्राइस मिक्स और प्लेस मिक्स इस वीडियो में करने वाले हैं। अगली वीडियो में आएगा प्रमोशन मिक्स और चैप्टर हो जाएगा खत्म, जिसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन आखिरी चैप्टर बचेगा, वो खत्म कर लेंगे। इस महीने के अंदर अंदर हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। आज हमारी वीडियो है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। जल्दी से आज के लेक्चर को करेंगे शुरू, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे जाके अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, सो दैट तुम्हें मोटिवेशन मिले कि जब तक पूरा लेक्चर खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं उठ के नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का जवाब नहीं दोगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुनोगे, काम पूरा करोगे, पढ़ाई पूरी करोगे। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर एंड आ जाओ लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें सबसे पहले शुरू करना है प्राइस मिक्स से, जहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइस क्या है, क्यों है, कैसे प्राइस सेट किया जाता है, और प्राइस के बाद हम पढ़ेंगे प्लेस मिक्स के बारे में कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइस मिक्स के बारे में, यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्राइस के बारे में। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो क्या होता है? मनी पेड बाय द बायर और रिसीव्ड बाय द सेलर इन एक्सचेंज ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। कहते हैं जब एक बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जो बायर जो पैसा सेलर को देता है और सेलर को जो पैसा मिलता है अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बदले में, उस पैसे को प्राइस बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट वो वाला अमाउंट होता है जो सेलर बियर करता है प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, लेकिन सेलर इस कॉस्ट में ऐड करता है कुछ अपना खुद का प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जिस रेट पे सामान को बाजार में बेचा जाता है, जिस रेट पे सामान को बाजार में अवेलेबल करवाया जाता है कस्टमर के पास, उस रेट को बोला जाता है प्राइस, जिसमें सेलर का कॉस्ट और सेलर का प्रॉफिट दोनों एडेड होते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलाकर क्या बनता है? फाइनल प्राइस बनता है किसी भी प्रोडक्ट का, जिसको तुम एमआरपी बोलते हो ना, है ना। तो एमआरपी क्या होती है? प्राइस होता है जो प्राइस एक कस्टमर पे करता है किसी भी चीज, किसी भी गुड या सर्विस के बदले में, उसके अंदर सेलर की कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों एडेड होते हैं। ठीक है, सो प्राइस ये है। अब कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसी चीज का कितना प्राइस रखना है? तुम खुद देखते हो बाजार में कोई चीज 10 रुपए की है तो कोई 10,000 रुपए की है। हाउ डू वी डिसाइड कि किसी चीज का प्राइस कितना होना चाहिए? ठीक है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक्रोनियम क्या है? पेट डॉग, पीईटी, पेट डॉग, ये मेरा क्या है? एक्रोनियम है। किसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस का। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। भैया तुम किस ऑब्जेक्टिव से अपना प्राइस सेट कर रहे हो? अगर तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर के साथ लड़ाई करना चाहते हो, कॉम्पिटिटर के साथ लड़के ये चाहते हो कि भैया कॉम्पिटिटर के पास ना जाए, हर कस्टमर मेरे पास ही आए, तो तुम कॉम्पिटिटिव मार्केट में लो प्राइसेस सेट करोगे, क्योंकि जिसके पास लो प्राइस होगा कस्टमर उसके पास ही जाएगा। तो जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पे प्राइस हमेशा कम रखा जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि कॉम्पिटिटर के पास मत जाए, कस्टमर तुम्हारे पास आए। ठीक है, अगर तुम क्वालिटी दिखाना चाहते हो कि भैया मैं बेस्ट क्वालिटी का हूं, कोई कितना भी रेट मांगता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा इतना रेट है क्योंकि मेरी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। अगर तुम कहते हो कि मेरा हायर प्राइस में रखूं क्योंकि मुझे दिखाना है कि मेरी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, तो उस केस में तुम हायर प्राइस रखोगे। और ये चीज तुम खुद देखते हो, जो चीज बहुत महंगी होती है ना, तुम्हारे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उसका एक परसेप्शन होता है कि भैया ये महंगी है, पक्का बेस्ट क्वालिटी की होगी, पक्का अच्छी क्वालिटी की होगी। हमारे दिमाग में होता है अरे ये तो 10 रुपए की चीज है, ये 100 रुपए की चीज है, तो 100 रुपए वाले की क्वालिटी पक्का अच्छी होगी। तो अगर तुम्हें क्वालिटी दिखानी है तुम हायर प्राइस रखोगे। अगर तुम्हें मार्केट में शेयर कैप्चर करना है, मतलब तुम चाहते हो टोटल मार्केट में जितना भी सामान लोग खरीद रहे हैं उसमें 60% मेरा शेयर हो, 70% मेरा शेयर हो, या 80% मेरा शेयर होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मार्केट में सबसे ज्यादा कस्टमर तुम्हारे पास ही आके खरीदें, तो अगेन तुम थोड़ा लोअर प्राइस रखोगे ताकि तुम लार्जर मार्केट का शेयर जो है कैप्चर कर सको। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्राइस रखा जाता है। एक एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल है, आईफोन हर चीज बहुत महंगी बेचता है क्योंकि वो बोलता है भैया मेरी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वो हायर प्राइस रखता है। वहीं पे वीवो है, ओप्पो है, वो कहते हैं कि भैया हम
लो प्राइस रखेंगे ताकि ज़्यादा लोग हमसे खरीद सकें। वो नहीं कह रहे, क्लेम ही नहीं कर रहे कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है, ये है, वो है। वो लोअर प्राइस रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें, ठीक है? तो अलग-अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फिर है एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, तुम्हें प्राइस उतना कम रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, प्राइस उतना कम रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ने के लिए। अगर तुम्हारी मोनोपोली है, मतलब तुम्हारा मार्केट में कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो तुम अपनी मन मर्जी से जितना ज्यादा चाहो उतना प्राइस चार्ज कर सकते हो, ठीक है? फिर आता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे बड़ी ऑब्वियस सी बात है भैया कि जो मैंने अभी बताया तुम्हें कि प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब प्राइस किसके बेस पे डिसाइड होता है? तुम्हारी कॉस्ट के बेस पे। अगर तुम्हारी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्राइस भी ज्यादा ही जाएगा। अगर तुम्हारी कॉस्ट कम होगी तो तुम प्राइस भी कम चार्ज कर सकते हो, ठीक है? सो कितनी टोटल कॉस्ट है प्लस कितना डिजायर्ड प्रॉफिट है, ये दोनों मिला के प्राइस बनता है, ठीक है? तो हमें ये दोनों चीजों को कवर करना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट ज्यादा होगी प्राइस ज्यादा, कॉस्ट कम तो प्राइस कम। फिर आता है डिमांड। अरे जिस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही खरीदना चाहता है, अभी जैसे बीच में लबूबू का क्रेज बहुत चला था, लबूबू डॉल है ना, सबको खरीदनी थी, ठीक है? सो उसका क्रेज बहुत ज्यादा हो गया, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया था। लोग इवन रीसेल कर रहे थे अपनी पुरानी लबूबू डॉल्स को, और वो भी बहुत हायर प्राइस पे रीसेल कर रहे थे। सो जिसका ट्रेंड बन गया उसका प्राइस ज्यादा, जिसकी लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोग जिसको खरीदना ही नहीं चाहते, उस पे सेल लग जाती है कि अरे यार सेल पे तो खरीद लो, वैसे तो तुम खरीद नहीं रहे हो, ठीक है? दैट वे। चलो अगला पॉइंट मेरे पास आता है अदर मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अब देखो तुम जितनी ज्यादा मार्केटिंग करोगे, जितनी ज्यादा प्रमोशन करोगे, एड्स जितनी ज्यादा करोगे, तुम्हारा खर्चा उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है? जितनी महंगी एड्स करोगे तुम्हारा खर्चा उतना बढ़ता जाएगा। तो ज्यादा एड मतलब ज्यादा खर्चा, मतलब कॉस्ट ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, कम एड कम खर्चा तो कॉस्ट कम तो प्राइस भी कम रख सकते हो, ठीक है? प्राइस इज अफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि हमारी सेल्स प्रमोशन के जो एफर्ट्स हैं, ठीक है? या फिर इसके अलावा तुम्हारी जो पैकेजिंग है उस पे कितना तुम खर्चा कर रहे हो, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस तुम कैसी दे रहे हो, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस तुम कैसी दे रहे हो, उधार पे सामान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारे भी तुम्हारी कॉस्ट को बढ़ाते चले जाते हैं। अगर तुम पैकेजिंग इतनी महंगी बना दो तो भी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। अगर तुम उधार पे सामान दे रहे हो तो भी तुम्हारी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। अगर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो भी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। तो इनमें से अगर कुछ भी करोगे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो तुम्हारा प्राइस भी बढ़ता तुम चला जाएगा, तुम प्राइस बढ़ाते चले जाओगे। अगर ये सब कुछ कम कर रहे हो तो कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम रख सकते हो। सो इट डिपेंड्स, है ना, कि मार्केटिंग का क्या क्या मेथड तुम यूज कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कई बार गवर्नमेंट ही बोल देती है, जैसे पेट्रोल डीजल का प्राइस होता है, कुछ फूड क्रॉप्स का प्राइस होता है, सरकार फिक्स कर देती है कि इसके ऊपर तो तुम बेच ही नहीं सकते। अगर तुम्हें याद हो 11th में तुम पढ़ते थे प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, है ना? तो उसकी बात हो रही है अगर याद हो। तो गवर्नमेंट कई बार इंटरवीन करती है और बोलती है कि पेट्रोल का दाम तो भैया 100 रुपए ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उस केस में तुम कुछ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने बोला है उतना प्राइस चार्ज तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स होते हैं खत्म। अगला मेरे पास आता है प्लेस मिक्स, जिसकी अब आगे हम बात करेंगे। प्राइस मिक्स होता है यहाँ पे समाप्त। प्लेस मिक्स का सिंपल मतलब है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है? कस्टमर तक सामान को पहुंचाना सही समय पे सही जगह पे, ठीक है? कैसे? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके। तो सिंपल बात है भैया, जो सामान बनता है फैक्ट्रीज में। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बहुत दूर होती हैं, शहर से बाहर होती हैं। शहर यहाँ पे है, फैक्ट्रीज शहर से बाहर लगाई जाती हैं। लोग रहते हैं शहर के अंदर, पूरे शहर में लोग फैले हुए हैं। तो अब जो शहर है वहां से लोग उठ के नहीं जाएंगे फैक्ट्री तक सामान लेने, फैक्ट्री से तुम्हें सामान यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना? लोग नहीं जाएंगे फैक्ट्री में कि भैया सामान दे दो, तुम्हें फैक्ट्री से सामान शहर तक लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और वो तुम कैसे पहुंचा रहे हो उस पे अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कैसे सामान पहुंचा रहे हो। उसी के लिए प्लेस मिक्स यूज होगा, ताकि तुम अपनी फैक्ट्री से लोगों तक सामान पहुंचा सको सही जगह पे सही समय पे, ठीक है? इसके लिए क्या क्या करना है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी गुड्स की, ठीक है? गुड्स को तुम्हें मूव करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है? इससे प्लेस यूटिलिटी
होती हैं, मतलब सही प्लेस पे सामान पहुंचाया जाता है, और टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है, मतलब सही टाइम पे पहुंचाया जाता है। मतलब अगर सुबह सुबह लोगों को चाय बनानी होती है तो सुबह सुबह दूध चाहिए होता है, तो सुबह सुबह जो है दूध अमूल के जो पैकेट्स होते हैं वो दुकानदारों के पास पहुंच जाते हैं। मतलब अगर लोग सुबह 7 बजे उठ के चाय बनाते हैं ना, तो 6:30 बजे तक अमूल वाले अपना आके दुकानदारों को, रिटेलर्स को पैकेट देके जाते हैं। तो सही टाइम पे देना, ठीक है। इसके अंदर 4 फैक्टर्स आएंगे: स्वॉट, स्टॉक इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि स्टॉक में सामान रखना, जितना चाहिए उतना ही रखना, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। क्योंकि देखो स्टॉक में ना तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा फंस जाता है। मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें एट एनी गिवन पॉइंट 10 लाख का स्टॉक मेंटेन करना है कि 20 लाख का स्टॉक मेंटेन करना है कि 50 लाख का। तो अगर मैं बोलती हूँ मुझे एनी गिवन टाइम 50 लाख का स्टॉक तो अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब एनी गिवन टाइम मेरे 50 लाख रुपए फंसे हुए हैं इन्वेंट्री में, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है, मेरी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम है वो। वर्सेस मैं बोलती हूँ मुझे 10 लाख का ही स्टॉक मेंटेन करना है, तो मेरे सिर्फ 10 लाख रुपए फंसे हैं स्टॉक में, वो मेरे लिए काफी बेटर हो जाएगा। दूसरी साइड पे ये हो सकता है कि मैंने तो 10 लाख का ही सामान रखा था, पर डिमांड आ रही है 30 लाख की, तो मैं डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, वो भी गलत है। ठीक है। या डिमांड आ रही है 5 लाख की, मैंने स्टॉक रखा है 30 लाख का, वो भी गलत है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि डिमांड कितनी है, और डिमांड के बराबर का ही मुझे स्टॉक जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर मैंने एक्सेस स्टॉक मेंटेन कर लिया तो मेरे लिए बहुत हाई कॉस्ट पड़ जाएगी। अगर मैंने कम स्टॉक रखा, अगर स्टॉक मेरे पास कम हुआ तो क्या होगा, लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो मुझे क्या करना है, जितना सफिशिएंट है उतना ही इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है। ठीक है। आई शुड मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। वेयर हाउस, अब पूरा साल तो सामान तुम नहीं बनाते हो, कई बार होता है सामान बनता तो साल में 2 ही महीने है, 2 ही महीने क्रॉप्स उगाई जाती हैं, सामान यूज पूरा साल होता है। सो ऐसे केस में मुझे वेयर हाउस में रखनी पड़ती हैं अपनी पेरिशेबल गुड्स, अपनी सीजनल गुड्स, जो कि खराब ना हो, तो मुझे वेयर हाउस का खर्चा भी करना पड़ता है अनटिल अनलेस मेरा सामान बाजार में बिक ना जाए। फिर है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया है, फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हो, तो ऐड टू कार्ट करना, उसके बाद पेमेंट करना, पेमेंट गेटवे कैसा है, वो तुम्हारे पेटीएम को उठा रहा है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर ऑर्डर सही जगह पे पहुंचा है तुम्हारा, सही टाइम पे ऑर्डर पहुंचा है, और बदले में तुम्हें डिलीवरी मिल रही है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है। तुम्हें लगता है कि भैया अमेज़न पे ऐड टू कार्ट किया, ऑर्डर किया, काम खत्म। पर बैक एंड पे तुम देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और लंबा प्रोसीजर होता है ये। सो उस पूरे प्रोसीजर को ठीक-ठाक रखना, उसमें कोई गलती ना होना, और उसमें कस्टमर की सैटिस्फैक्शन मेंटेन करके रखना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तुमने देखा होगा कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो हैंग होती रहती हैं। ऐड टू कार्ट नहीं कर पा रहे हो, विश लिस्ट नहीं डाल पा रहे हो, ऑर्डर नहीं प्रोसेस हो रहा। वर्सेस अमेज़न है, अमेज़न इतना स्मूथली चलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फुल्ली सैटिस्फाइड कस्टमर है। ठीक है। वर्सेस आई थिंक अगर मीशो-विशो का ऐप शायद इतना अच्छा नहीं होता होगा। ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी तुम्हारा ऑर्डर है वो सही तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, और ऑर्डर तुम्हारे पास पहुंच रहा है, और सही टाइम पे तुम गुड्स भी डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को। फिर ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल मतलब है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना। अब वो तुम ट्रेन से पहुंचाओ कि हवाई जहाज से पहुंचाओ कि ट्रक से पहुंचाओ या शिप से पहुंचाओ, सही समय पे इधर से उधर सामान पहुंचाना वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आया, तुम्हारा स्वॉट, स्टॉक, वेयर हाउस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। दूसरी एलिमेंट प्लेस मिक्स में जो आती है वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला एलिमेंट क्या आया, पहला एलिमेंट क्या आया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर 4 चीजों की हमने बात करी। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बेटा कि आप कितने चैनल्स के थ्रू अपने सामान को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हो। चैनल अलग अलग हो सकते हैं जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है। चैनल में तुम्हारे होलसेलर, रिटेलर, इंटरमीडिएरीज, बिजनेस इंस्टीट्यूशन सब लोग आ सकते हैं, जो सामान की फिजिकल मूवमेंट में, टाइटल मूवमेंट में मदद करते हैं, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। ठीक है। टाइप ऑफ चैनल कौन से हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैनल हो सकता है। डायरेक्ट चैनल को हम जीरो लेवल चैनल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सिंपल और शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर
विदाउट एनी इंटरमीडियरी, मतलब डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधा ही कस्टमर को सामान पहुंचा रहा है, बीच में कोई होलसेलर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है सीधा उसने ही अपनी दुकान खोल रखी है, सीधा वो खुद ही कस्टमर तक सामान पहुंचा रहा है। इट कैन बी कि मैं ऑनलाइन अपनी खुद की वेबसाइट से सामान बेच रही हूँ, Amazon के थ्रू नहीं, मैं अपनी खुद की वेबसाइट से सामान बेच रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, तुम नाइकी की वेबसाइट से जाके सामान अगर खरीद रहे हो, ठीक है, एक तो हो सकता है कि तुम नाइकी को आजियो से खरीदो, मिंत्रा से खरीद रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट, कि मिंत्रा के थ्रू प्यूमा के, एडिडास के, नाइकी के जूते खरीद रहे हो, वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या होगा कि प्यूमा की, एडिडास की खुद की वेबसाइट पे जाके उनके जूते खरीदो, दैट इज डायरेक्ट चैनल, कि जो मैन्युफैक्चरर है सीधा उसी से सामान खरीद रहे हो, सीधा उसकी फैक्ट्री से सामान आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसको डायरेक्ट या जीरो लेवल चैनल बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगा कि बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएरी आ रहा है, ये एक इंटरमीडिएरी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर कोई ना कोई तो बीच में आ रहा है, ठीक है, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। अब ये एक इंसान हो सकता है बीच में, दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं बीच में। अगर एक इंसान होगा बीच में तो वो एक कौन होगा? रिटेलर होगा, क्योंकि फाइनल कस्टमर को जो भी सामान पहुंचाएगा वो फाइनली पक्का रिटेलर ही होगा। होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को सामान नहीं दे सकता, या तो मैन्युफैक्चरर खुद ही दे दे या फिर रिटेलर देगा। रिटेलर के अलावा और कोई कस्टमर का डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकता। तो अगर वन लेवल चैनल है तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देगा, रिटेलर अपनी दुकान के थ्रू कस्टमर को देगा। अगर टू लेवल होगा तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, और फिर रिटेलर कस्टमर को देगा, पर फाइनल कस्टमर के साथ हमेशा लिंक में रिटेलर ही रहेगा। होलसेलर कभी कस्टमर का लिंक नहीं हो सकता, ठीक है। फाइनल कस्टमर के साथ लिंक में रिटेलर ही रहेगा। ये टू लेवल हो गया। थ्री लेवल में क्या होगा? थ्री लेवल में क्या होगा कि भैया मैन्युफैक्चरर जो है वो एजेंट को देता है, एजेंट जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को देता है। बट अगेन कस्टमर के साथ फाइनल लिंक रिटेलर का ही होना चाहिए और किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया थ्री लेवल चैनल अपना, ठीक है जी। बस यहाँ पे प्लेस मिक्स हो गया खत्म, अगला करेंगे प्रमोशन मिक्स, ठीक है। तो प्लेस मिक्स में क्या है? वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, ठीक है। अब अच्छा, या फिर उससे पहले था डायरेक्ट, कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर खुद ही कस्टमर को दे रहे हैं। अब देखो ये किस किस केस में यूज होगा। जैसे कोक और पेप्सी है, ये बिकते हैं भैया थोक में, ठीक है। भैया ये तो लाखों यूनिट्स एक एक दिन में बिकते हैं, है ना। 10-10 रुपए की चीज है, लाखों यूनिट बिकते हैं एक एक दिन में। तो मैन्युफैक्चरर को बहुत लंबा लिंक चाहिए लाखों यूनिट बेचने के लिए। वो सीधा कस्टमर को नहीं बेच सकता, वो सीधा रिटेलर को भी नहीं दे सकता, क्योंकि लाखों यूनिट अगर एक दिन के हम बोल रहे हैं, करोड़ों यूनिट एक दिन में अगर बेचने हैं, ठीक है, तो वो हमें बहुत लंबा चैनल चाहिए। तो उसके लिए हमें तीन लेवल लगेंगे। अगर तुम्हारा इतना ज्यादा बिकने वाला सामान नहीं है, जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट हर रोज तो नहीं खरीद रहे हो ना, हर रोज तो नहीं खरीद रहे हो ना, महीने में एक बार खरीदते हो गए, तो कंपैरेटिवली कम बिकता है, तो उसके लिए टू लेवल लग गया, ठीक है। आगे जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां तो भैया 5 साल में एक बार खरीद रहे हो तुम, है ना। तो उसके लिए वन लेवल लगता है कि मैन्युफैक्चरर अपने खुद के जो है, मतलब मैन्युफैक्चरर से आगे क्या होता है, एजेंसीज होती हैं, जो तुमने देखा होगा रिटेलर्स होते हैं, वो कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट हो सकता है मैन्युफैक्चरर कस्टमर को, या फिर मैन्युफैक्चरर बीच में सिर्फ रिटेलर डाले, या होलसेलर और रिटेलर दोनों डाले, या बीच में एजेंट जिसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। पर फाइनल कस्टमर के साथ हमेशा लिंक में रिटेलर ही रहेगा, ठीक है। होलसेलर या एजेंट फाइनल कस्टमर का लिंक नहीं हो सकते, ठीक है। अब अगर यहाँ तक वीडियो सुन ली है तो डन लिख के जाओ कमेंट सेक्शन में कि मैंने पूरा लेक्चर डन कर दिया है, खत्म कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगे तो वो भी मुझे बताना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो हमारे चैनल को, ताकि सबको पता चले भैया कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ समझ अगर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर चीज तुम्हें मिल सके। सारी प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सारी प्लेलिस्ट को सेव कर लो, सो दैट कभी भी कोई भी लेक्चर चाहिए सीधा जाके प्लेलिस्ट से तुम देखो, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ले लो। अगर एमसीक्यू चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो 20 नंबर की वेटेज रखते हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे।
बाकी कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में आखिरी पार्ट के साथ, जहाँ पे प्रमोशन मिक्स खत्म करेंगे और चैप्टर कर देंगे समाप्त। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।